प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल शौर्य करियर पढ़ने में बच्चों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की क्लास में हम लोग 10th की फिजिक्स के अंतर्गत ये पढ़ने वाले हैं कि सर प्रतिरोध हमारे पास में क्या होते हैं। इस प्रतिरोध को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि सर ये प्रतिरोध एक्चुअली में होता क्या है। बच्चों यदि आपको समझ में ना आया है तो मैंने पिछली वाली क्लास में जो प्रतिरोध पढ़ाया था बच्चों, उसमें प्रतिरोध के बारे में मैंने आपको जानकारी दे दी थी। और जिन बच्चों को ये नहीं पता होगा कि प्रतिरोध हमारे पास में क्या होते हैं, थोड़ा सा एक बार हम डेमो लेकर के चलते हैं कि बाबू हमारे पास में प्रतिरोध होता क्या है। बच्चों ध्यान देना, अगर आपसे कोई प्रतिरोध की बात करता है, रजिस्टर हमारे पास में क्या होगा, तो बच्चों ये वाला हमारे पास में इसे हम लोग साहब कहते हैं। इसे चाहे प्रतिरोध बोलो बच्चों, चाहे प्रतिरोधक बोलो, इंग्लिश में तो इसे आप लोग क्या कहोगे, रजिस्टर ही बोल करके चलोगे। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास में क्या होगा, रजिस्टर होगा। ये किसे कहते हैं, कोई ऐसा कारक जो धारा के प्रवाह को रोक दे। क्या करे, धारा के प्रवाह को जो रोकने वाला होगा बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहा जाता है। रोकने वाला ही जो कारक होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। मतलब ये जो धारा को आसानी से ना बहने दे, ऐसा पदार्थ, ऐसा अवयव जो धारा प्रवाह को क्या करता है, रोक देता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रतिरोधक कहा जाता है। बच्चों क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा होगा कि जो हमारे पास में क्या होता है, बल्ब होता है। बिजली के बल्ब को अगर हम लोग देख लेते हैं तो देखो उसकी रोशनी कितना ज़्यादा होती है, तेज होती है। उसकी रोशनी के जो मुकाबले हमारे पास में क्या होता है, पंखा होता है, वो क्या स्लो चलता है कि नहीं चलता है। हमको लगता है कि फ़ैन बहुत ज़्यादा तेज़ी से चलता है, लेकिन नहीं, बल्ब जितना तेज़ी से चमकता है क्या पंखा उतना तेज़ी से चलता है। आंसर है सर नहीं। उतना तेज़ी से अगर पंखा चल जाए तो पंखा जल जल के क्या हो जाएगा, धुआं फेंक देगा। बात समझ में आ रही ना। हमने कहा कि जितना तेज़ी से ये एलईडी चमकता है उतना तेज़ी से क्या जो पीला वाला बल्ब होता है क्या वो चमकता है क्या। आंसर है नहीं सर, उतना तेज़ी से वो नहीं चमकता है। लेकिन घर में तो सप्लाई उतनी ही तेज़ आ रही है, एक वाला बहुत तेज़ जल रहा है, एक वाला बहुत स्लो जल रहा है। ऐसा क्या रीज़न हो सकता है। हमने कहा मेन मुद्दा, मेन मकसद जो इसमें है वो हमारे पास में है रजिस्टेंस का। वो रजिस्टर अगर हमारे पास में इसमें लगा हुआ है, जो रजिस्टेंस इसमें लगा हुआ है वो कभी कभी रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हाई होता है, कभी कभी जो ज़्यादा रजिस्टेंस होता है वो रजिस्टेंस हमारे पास में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों वो कम होता है। इन दोनों के बीच में अगर घर में लगा हुआ एक बल्ब बहुत तेज़ जल रहा है और एक बल्ब बहुत ज़्यादा स्लो जल रहा है, इसका रीज़न क्या हो सकता है। इसका मतलब उसमें प्रतिरोध ज़्यादा लग रहा है। दीपावली पर आप लोग बल्ब देखते हो, दीपावली वाला जो बल्ब होता है आप लोग एलईडी लगा देते हो, बहुत तेज़ी से वो जलता है कि नहीं जलता है। लेकिन जो आप लोगों का घुंघरू बल्ब होता है जिसमें अनेक प्रकार की लाइटें निकलती हैं, वो चमकता फेंकता रहता है, वो कम जलता है। इसका मतलब लाइट तो दोनों उतनी ही पा रहा है ना, इसको भी उतना ही ज़्यादा प्रकाश फेंकना चाहिए। ये वाला उतना स्लो प्रकाश क्यों फेंकता है, ऐसा क्या रीज़न है। इसमें केवल एक ही रीज़न है कि दोनों में प्रतिरोध का अंतर है। इस वाले बल्ब का जिसका प्रतिरोध कम होगा वो बहुत तेज़ी से प्रकाश फेंकेगा, और जिसका प्रतिरोध ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, लाइट कम देगा, वो प्रकाश कम देगा। प्रतिरोध का मतलब रोकने वाला, इसका मतलब उस वाले बल्ब में धारा तेजी से नहीं जा पा रही है, इसलिए वो वाला बल्ब ज़्यादा चमक नहीं रहा है। समझ में आ रहा है। जिस वाले बल्ब में धारा एकदम अंधाधुंध जाएगी वो वाला बल्ब क्या होगा, बहुत ज़्यादा चमकेगा, वो वाला बल्ब बहुत ज़्यादा प्रकाश फेंकेगा। तो इसका मतलब ऐसा पदार्थ, ऐसा कारक जो धारा प्रवाह को रोकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध या प्रतिरोधक कहा जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं। तो चलिए अब हम लोग यहाँ से देख करके चलते हैं कि सर इसको मैंने पिछली क्लास में बहुत ज़्यादा मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया था। तो धारा प्रवाह को जो रोक देगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोधक कहते हैं। अब बच्चों अगर यहाँ से बात आती है इसके प्रकार के बारे में कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों अगर इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे तो ये हमेशा कितने टाइप के होते हैं, 2 प्रकार के प्रतिरोध होते हैं। बच्चों हमेशा अगर प्रतिरोध की बात आएगी तो हमेशा जो प्रतिरोध होगा वो कितने प्रकार का होगा, तो हमने कहा कि 2 प्रकार के हमेशा प्रतिरोध आपके सामने आएंगे। सर एक जो हमारे पास में यहाँ से प्रतिरोध होगा सर उसे हम लोग कहेंगे कि स्थिर प्रतिरोध होता है। ध्यान से देख करके चलना, इसे क्या बोल करके चलेंगे बच्चों, इसे हम लोग बोल के चलेंगे स्थिर प्रतिरोधक, अर्थात इसे जो कहोगे यहाँ से फिक्स्ड प्रतिरोध कहोगे।
ठीक है। तो ये वाला हमारे पास में फिक्स रजिस्टर होगा। चलिए सर, ये वाला फिक्स रजिस्टर होगा। और बच्चों इसे अगर देख करके चलोगे तो ये वाला हमारे पास में परिवर्तन प्रतिरोध, क्या होगा? परिवर्तनशील प्रतिरोध कहते हैं। चलिए, एक बात तो हमारे पास में इसकी भी समझ में आ गई कि सर ये वाला जो हमारे पास में होगा परिवर्तनशील प्रतिरोध होगा, अर्थात इसे हम लोग बच्चों क्या बोल सकते हैं? इसे वेरिएबल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। कि चलिए ये वाला हमारे पास में स्थिर प्रतिरोध होगा और ये वाला हमारे पास में क्या होगा? परिवर्तनशील प्रतिरोध कहलाता है। तो दुनिया में अगर प्रतिरोध काम करता है ना, तो केवल दो प्रकार के प्रतिरोध काम करते हैं। या तो उसमें हमारे पास में क्या लगा होगा? फिक्स प्रतिरोध लगा होगा, या तो हमारे पास में क्या होगा? वेरिएबल प्रतिरोध लगा होगा। तो आइए पहले समझते हैं कि सर जो फिक्स प्रतिरोध होते हैं वो हमारे पास में क्या होते हैं, ये फिक्स प्रतिरोध किस तरीके से काम करते हैं, अर्थात ये जो अस्थाई प्रतिरोध होता है ये किस तरीके से काम करेगा। देखो, एक नंबर तो यहाँ से जो हमारे पास में बात आ रही है कि सर इसके बारे में पहले बताइए कि सर स्थिर प्रतिरोध क्या होते हैं। बच्चों अगर यहाँ से बात आएगी स्थिर प्रतिरोधक, ध्यान से देख के चलना, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं? इसे हम लोग बोल करके चलेंगे बच्चों, ये वाला हमारे पास में क्या होगा? फिक्स रजिस्टर। चलिए, तो बच्चों फिक्स रजिस्टर का मतलब क्या होगा? स्थिर प्रतिरोध, ऐसा प्रतिरोध जिसका मान फिक्स हो, ऐसा प्रतिरोध जिसका मान फिक्स हो, वो बढ़ाया और घटाया ना सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर प्रतिरोध कहते हैं। जैसे मैंने मान लिया कि एक हमारे पास में क्या होगा बच्चों? ये बल्ब होगा। अब देखो, इसको मैंने बताया कि साहब ये हमारे पास में क्या है? ये बल्ब है। अब बताओ, इस बल्ब को मैंने कहा कि इस बल्ब में जो प्रतिरोध काम कर रहा है साहब, वो जो प्रतिरोध इसके बीच में काम कर रहा है वो 5 ओम का है। कितने ओम का है? 5 ओम का प्रतिरोध काम कर रहा है। अगर लाइट चाहे तेज आए चाहे धीम आए, फिर भी ये बल्ब 5 ओम का ही प्रतिरोध लगाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि लाइट अगर हमारे पास में क्या होगी? कम आ गई है लाइट, तो इसको लाइट कम मिल रही है तो इसका प्रतिरोध कम होकर के इसको धारा ज़्यादा देगा। नहीं, तुम जलो उतना ही जलो। लाइट कम आई है तो क्या हुआ? मैं समझ रहा हूँ, लेकिन तुम क्या करो? चलो जलो उतना। अगर लाइट ज़्यादा आएगी तो क्या इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा 5 से ज़्यादा बढ़ जाएगा कि बल्ब के अंदर ज़्यादा लाइट चली जाएगी तो बल्ब दग जाएगा। जैसे आपके घर में एक पंखा लगा होता है, तो अगर लाइट बहुत तेज़ रहती है तो आप लोग उस रेगुलेटर को कम या ज़्यादा करते हो तो पंखा तेज़ या धीम होता है कि नहीं होता है? तो जो वो रेगुलेटर कहलाता है, जो बटन होते हैं जिससे पंखे को तेज स्लो या फास्ट करते हो, तो वो क्या होगा? रजिस्टेंस, वो परिवर्तनशील रजिस्टेंस होता है। लेकिन हमने कहा इसमें जो हमारे पास में लगा है बल्ब में एक फिक्स प्रतिरोध होता है कि 5 ओम का प्रतिरोध है, तो वही प्रतिरोध उसके बीच में हमेशा क्या होगा? काम करेगा। उस प्रतिरोध को कम और ज़्यादा नहीं कर सकते हो। जैसे जनरेटर होता है, जनरेटर के डायनेमो में जो लगा होता है रजिस्टर, वो भी हमारे पास में क्या होगा? फिक्स होता है, उसमें कोई कमी या अधिकता नहीं की जा सकती है। तो ऐसा प्रतिरोध जिसका मान फिक्स हो उसे हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स प्रतिरोध कहा जाता है, जिसका मान हमेशा क्या होता है? फिक्स हो। तो इसमें हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ से जिसका मान बदला ना जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? यहाँ से फिक्स प्रतिरोध कहते हैं। बच्चों जिसका मान बदला ना जा सके उसे हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं? फिक्स प्रतिरोध कह देते हैं। जैसे ये कंपनी से एक बार 5 ओम का बन करके आया तो ये हमेशा 5 ओम ही क्या रहेगा? इसका प्रतिरोध रहेगा। ना तो कम हो सकता है इसका प्रतिरोध, ना तो क्या हो सकता है? ज़्यादा हो सकता है। जैसे इस वाले प्रतिरोध में हमने कहा कि आपने चालक तार तो बहुत ज़्यादा सुना होगा ना कि सर चालक तार हमारे पास में क्या होते हैं। जैसे हमने कहा, आप लोग देखे होंगे कि हमारे पास में एक चालक तार हमारे पास में क्या होगा? ये होगा। एक चालक तार बच्चों हमारे पास में ये होगा। एक चालक तार बच्चों हमारे पास में ये होगा। इस वाले चालक तार को हमने बता दिया कि सर ये चांदी का होगा। इस वाले चालक तार को हमने ये बता दिया टंगस्टन का होगा। किसका होगा? टंगस्टन का होगा। और इस वाले चालक तार को मैंने बता दिया कि ये वाला कॉपर का तार होगा। अब आप अपने हिसाब से ये बताओ, ये चालक तार में धारा बहुत तेज़ी से चलेगी, इस वाले चालक तार में धारा थोड़ी रुक के चलेगी, इस वाले चालक तार में धारा एकदम रुक करके जाएगी, बहुत रगड़ करके धारा जाएगी। इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा तो आसानी से घुस करके आर पार निकल जाएगा। तो
इलेक्ट्रॉन को इसमें रगड़ करके मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इसका मतलब इसमें धारा आसानी से चलती है। तो जो चांदी होती है इसमें इलेक्ट्रॉन एक सिरे से निकल करके दूसरे सिरे पर आसानी से पहुंच जाते हैं, इसलिए इलेक्ट्रॉन को इसमें मेहनत नहीं करना पड़ता, इसमें रगड़ करके नहीं जाना पड़ता। इस वाले इलेक्ट्रॉन में अगर आप लोग देखो तो ये इसकी अपेक्षा ये तार थोड़ा सा क्या है, पतला है। जब ये वाला तार हमारे पास में पतला है तो इसमें इलेक्ट्रॉन को एकदम रगड़ करके जाना पड़ेगा, रगड़ करके जाना पड़ेगा तो इसमें धारा जाने में थोड़ा सा क्या लग जाएगा, समय लगेगा। तो हम लोग कह सकते हैं इसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में कोई रुकावट नहीं आ रही है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन के बीच में रुकावट आ रही है बच्चों। यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसमें रुक रहा है, कह रहे हैं कि इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से रुक जा रहा है। तो इसका मतलब इसमें इसकी अपेक्षा इसमें तो प्रतिरोध काम कर रहा है। लेकिन कई कई चालक तार ऐसे होते हैं जिसमें धारा इतनी स्लो जाती है कि इतना रगड़ करके इलेक्ट्रॉन इसमें जाते हैं कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इसमें रगड़ करके जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इसमें रगड़ करके जाएंगे, इलेक्ट्रॉन को खूब रगड़ करके जाना पड़ेगा। तो ई वाला चालक तार जो होता है एकदम से क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। जब किसी चालक या किसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में किसी भी तार हो गया, कोई कुछ भी हो गया, लोहा हो गया, खंभा हो गया, जब उस तार में करंट चलता है, धारा चलती है, लाइट चलती है, तो बताओ वो तार गर्म होता है कि नहीं? कहें हाँ सर वो तार क्या होगा, गर्म होगा। देखो जितने धातुएं होती हैं सबका अलग अलग गुण होता है। कुछ बहुत तेज़ी से जिसमें इलेक्ट्रॉन चला जाता है वो वाला चालक तार कम गर्म हो पाता है, जिसमें थोड़ा रगड़ करके जाता है वो वाला चालक तार क्या होता है, ज़्यादा गर्म होता है। और जिसमें एकदम रगड़ करके इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो वाला जो चालक तार होता है उसमें इलेक्ट्रॉन इतना रगड़ करके जाता है, चालक तार गर्म तो हो भी करता है लेकिन वो एकदम लाल हो जाता है गुस्सा करके। तो वैज्ञानिकों ने कहा कि यार चलो, चांदी सबसे स्पेशल धातु होती है जिसमें धारा सबसे तेज चलती है। कैसे चलती है? चांदी में धारा सबसे तेज चलेगी। इस बात को पूरे साइंस में डुग्गी पिटवा दो कि चांदी में सबसे ज़्यादा तेज धारा चलती है। तो बच्चे इसको याद कर लिए कि ऐसी कौन सी धातु है जिसमें धारा सबसे ज़्यादा बहती है, वो क्या होगा, चांदी होती है। चांदी के बाद फिर हमारे पास में बच्चों यहाँ से अगर कभी आ भी जाएगा तो वो हमारे पास में एल्युमिनियम यहाँ से होगा, सॉरी कॉपर होगा, फिर क्या होगा, एल्युमिनियम होता है। ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास में टंगस्टन पे तो एकदम धारा नहीं चलती। तो वैज्ञानिक लोग बोले अरे टंगस्टन का तार बेकार होता है, इसको कहीं पर तार बनाने के काम में मत इस्तेमाल करना, इसमें इतना ज़्यादा धारा रगड़ करके जाती है। जैसे मैं आपको एक फुकनी दे दूँ, वो फुकनी मैंने कहा कि इसमें छर्रा डालो, ये ध्यान से देखो, ये में फुकनी है। अगर मैंने इतना छोटा सा छर्रा दे दिया तो इस छर्रे को इसमें डालोगे तो सट्टा से छर्रा यहाँ पे क्या होगा, ढरंग के चला जाएगा। लेकिन अगर इस छर्रे की मोटाई में थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, हमने कहा कि चलो अब छर्रे को डालो, तो छर्रा इसमें थोड़ा सा क्या होगा, रगड़ करके जाएगा, क्योंकि छर्रा इस दीवार पर क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो ये वाला तार क्या होगा, पहले वाले की अपेक्षा ज़्यादा गर्म होगा। इस वाले तार में मैंने इतना बड़ा छर्रा दे दिया, हमने कहा अब डालो इस छर्रे को, तो इतना ज़्यादा ही वाला तार में ये छर्रा रगड़ करके जाएगा कि पीछे हमको सरिया डाल के ऊपर ठोकना पड़ेगा, ठक ठक, तब ये तार जा कर के आगे जा पाएगा। इसका मतलब ये तार इतना ज़्यादा गर्म होगा कि गर्म हो करके ये वाला तार क्या हो जाएगा, लाल हो जाएगा। जब ये वाला तार एकदम गर्म होकर के लाल हो जाएगा तो हमने कहा कि ये बहुत सबसे ज़्यादा हीट हो जाएगा। इसी प्रकार से जो टंगस्टन का तार होता है, टंगस्टन के तार में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, देखो टंगस्टन का तार ऐसे ही तो होता है, ऐसे ऐसे टंगस्टन का तार हमारे पास में होगा। अब ये हमारे पास में इसको यहाँ से लगा देंगे। अब इसको यहाँ से लेने के बाद में बच्चे लोग क्या किया जाएगा, बल्ब बना दिया जाएगा। अब बताओ, यहाँ से उपकरण लगा दिया जाएगा। अब ये बल्ब बना है, इसमें जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से आते हैं तो इतना ज़्यादा इसमें इलेक्ट्रॉन रगड़ के, इतना ज़्यादा रगड़ के आते हैं कि तरवा गुस्सा करके एकदम लाल हो जाएगा। जब गुस्सा के एकदम लाल हो जाएगा तो वैज्ञानिक लोग कहेंगे चलो तुम गुस्सा गए हो तो क्या हुआ, गुस्सा में एकदम लाल हो गए हो, और जब तुम गुस्सा के एकदम लाल हो गए हो तो तुमको हम प्रकाश जलाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो जितने चालक तार गुस्सा करके एकदम हीट हो जाते हैं, अर्थात इसका प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है, तभी तो ये तार एकदम लाल हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से नहीं चल सकता है, तो इनका प्रतिरोध क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जिस प्रतिरोध का तार का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, उन सभी प्रतिरोध को मिला करके क्या बना देते हैं, बल्ब में लगा दिया जाता है, क्योंकि इसका तार हीट ज़्यादा होता है।
तो हमको इसमें धारा नहीं चाहिए, हमको इससे हीट चाहिए, गर्मी चाहिए। तो ये इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि ये प्रकाश फेंकने लगता है। तो इसको उठा के लगा दिया जाता है किसके अंदर, 10 रुपया वाले बल्ब में लगा दिया था। इसीलिए जो हमारे पास में ये तार होगा टंगस्टन का, ये बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। इसे टंगस्टन भी कहा जाता है, लेकिन टंगस्टन टंगस्टन बोलते हैं लोग। और समझो, प्रेस होता है कि नहीं, आप लोग देखे होंगे प्रेस होगा आपके घर में, इसी तरीके से प्रेस रखा होता है। लेकिन प्रेस में इस तरीके से यहाँ से क्या होगा, प्रेस में इस तरीके से यहाँ से तार निकाल दिया जाता है। देखो इस तरीके से प्रेस के अंदर 2 तार निकालते हैं, एक में धारा जाती है, एक में से लौट आती है। तो ये इतना ज़्यादा ये गर्म हो जाता है तरवा कि इसके नीचे जो चादर रखी जाती है वो चादर पूरी एकदम से गर्म हो जाएगी। जब वो चादर गर्म हो जाएगी तो एक एक गर्मी का हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं प्रेस बनाने में। तो जो चालक तार आसानी से धारा नहीं बहने देते हैं, साइंस ने उसका भी आसानी से इस्तेमाल कर लिया है। जो चालक तार आसानी से धारा को बहने देते हैं उसका भी साइंस ने इस्तेमाल कर लिया है। जैसे एक व्यक्ति के घर में 3 बच्चे हों, एक बहुत ज़्यादा सीधा हो, तो पापा सोचेंगे कि ये वाला कहीं बैंक में नौकरी कर ले। एक थोड़ा सा गुस्सैल हो, थोड़ी सी अगर उसको गुस्सा आ जाती है तो हमने कहा कि भाई गुस्से का काम कहाँ पर होता है, हमने कहा घरे में खेते की लड़ाई में का लगा लेंगे। एक बहुत ज़्यादा अगर गुस्सैल हो ना तो उसको कहाँ भेज देते हैं, बॉर्डर पर भेज देते हैं कि तो सारी गुस्सा तुम जा करके दुश्मनों के ऊपर निकाल करके आओ। तो हर लड़के का अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है। उसी प्रकार से जो कंडक्टर होते हैं, जो चालक होते हैं, वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो अलग अलग टाइप के कंडक्टर का यूज़ अलग अलग फिजिक्स में किया जाता है। ठीक है, जो बहुत तेज़ी से धारा को बहने देते हैं उसको ही अच्छे किस्म की स्विच बना दी जाती है। घरों में जो स्विच बनी होती है, आपके घर में तो पीतल वगैरह लगा होगा, कॉपर वगैरह लगा होगा, कई घरों में चांदी की स्विच लगाई जाती है। पीछे जो बटन होता है ऑन ऑफ पंखा करने वाला, उसके पीछे जो लोहा या तांबे का लगा होता है वो चांदी का लगा होता है। ठीक है, तो चांदी का लगा होगा तो बहुत अच्छा, वो ख़राब और स्पार्क नहीं फेंकता है। आपके घर में कभी पंखा चालू करते होगा तो स्विच से क्या निकल जाता है, चिंगारी निकल जाती है, स्पार्क निकलता है। ऐसा उन घरों में नहीं होता है। तो हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि स्थिर प्रतिरोध क्या होता था। ऐसा प्रतिरोध जिसके मान को परिवर्तित ना किया जा सके उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर प्रतिरोध कहा जाता है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से समझ के चलेंगे कि सर इसका मतलब स्थिर प्रतिरोध ये हमारे पास में होगा कि इसके मान को कभी भी बदला नहीं जा सकता है। हमने कहा नहीं, इसके मान को बदला नहीं जा सकता है। हमने कहा चलो ठीक है, फिर सर इसका उपयोग क्यों करते हैं। अगर हमने कहा कि किसी परिपथ में प्रतिरोध इसलिए लगा दिया जाता है ताकि आपका जो उपकरण लगा हुआ है वो उपकरण आपका खराब ना हो। ध्यान से देखना, इसलिए उसको लगा देते हैं ताकि जो उपकरण लगा है वो उपकरण खराब ना हो, उपकरण खराब ना हो, इसलिए उसको लगा दिया जाएगा। अब हमने कहा कि चलो ये बताओ, जैसे हमने कहा टीवी में जो प्रतिरोध लगा होता है वो फिक्स प्रतिरोध लगा होता है। हमने कहा कि हमारे पास में जो कंप्यूटर में प्रतिरोध लगा होता है वो हमारे पास में क्या होगा, फिक्स होगा। जो बल्ब में, बल्ब का जो तार है वो हमारे पास में क्या होता है, फिक्स प्रतिरोध लगे होते हैं। तो इन सारी चीज़ों में जो हमारे पास में प्रतिरोध होते हैं वो फिक्स प्रतिरोध लगा होगा। अगर कभी आपसे इस प्रतिरोध का पूछेगा कि सर संकेत क्या होगा, तो इसे एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा के द्वारा बना दिया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि ये इस प्रतिरोध का क्या होता है, सिंबल होता है। तो ठीक ये हमारे पास में बच्चों क्या होगा, स्थिर प्रतिरोध होगा ये हमारे पास में। और दूसरा अगर हम लोगों से कभी बोल करके चलेगा कि तो वो वाला बच्चों हमारे पास में क्या होगा, परिवर्तनशील प्रतिरोधक होता है। तो बच्चों अगर हमारे पास में परिवर्तनशील प्रतिरोधक होगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल रजिस्टर बोलते हैं। चलिए सर, अगर वेरिएबल रजिस्टर हमारे पास में होगा तो क्या होगा, ये वाला परिवर्तनशील होगा। ऐसा प्रतिरोध जिसके मान को बढ़ाया या घटाया जा सके उसे क्या कहते हैं, ऐसा प्रतिरोध जिसके मान को बढ़ाया या घटाया जा सके, जिसके मान को बदला जा सके, उसे हम लोग क्या कहते हैं, परिवर्तनशील प्रतिरोध कहा जाता है। इसमें आसानी अनुसार हम लोग धारा को बढ़ा या घटा सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब लिख सकते हैं जिसमें धारा को कम या ज़्यादा
कर सकें उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो बच्चों उसे हम लोग कहते हैं कि परिवर्तनशील रजिस्टर या परिवर्तनशील रेजिस्टेंस कहलाता है। अब ये परिवर्तनशील जो हमारे पास में रजिस्टर होगा, परिवर्तनशील जो रेजिस्टेंस हमारे पास में होता है, इसके मान को हम लोग आसानी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखेंगे, जैसे पंखा होता है, पंखा का रेगुलेटर, अब ध्यान से देख के चलो, रेगुलेटर, तो पंखा का जो रेगुलेटर लगा होगा वो क्या होगा? वो परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है। पंखे अगर उसको प्रतिरोध को कम करते हैं तो पंखा तेज होने लगता है, प्रतिरोध को बढ़ाते हैं तो पंखे की रफ्तार क्या होती है? स्लो होती रहती है। ठीक है, तो ये वाला हमारे पास में पंखा होगा। अगर कभी आप लोगों को पूछेगा कि इसका संकेत क्या होता है, तो इस प्रकार से सिंपल प्रतिरोध बना करके एक तिरछी रेखा के द्वारा इसे काट देते हैं, तो ये हमारे पास में परिवर्तनशील प्रतिरोध का सिंबल होता है। या तो इस तरीके से इसको यहाँ पर बच्चों क्या करेगा, रजिस्टर को बना करके एक यहाँ से ऊपर से इस प्रकार से लगा दी जाती है, तो ये भी हमारे पास में क्या होता है? परिवर्तनशील प्रतिरोध होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में होता है परिवर्तनशील प्रतिरोधक। जो रेगुलेटर होता है, आप ये समझ के चलो, हाई स्कूल में हो, बहुत ज़्यादा मचान नहीं करना है। वो हमारे पास में जो पंखे का रेगुलेटर होता है, वो हमारे पास में बच्चों क्या होता है? एडजस्टेबल रजिस्टर होता है। इसे एडजस्टेबल रजिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसके मान को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा समझते हैं चित्र को बना करके आसानी से, ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखना कि एक बात हमारे पास में यहाँ से और आ रही है, और क्या आ रही है? जैसे हमको कहीं उपकरण दे दिया, ये एक हमारे पास में सेल है, यहाँ से अगर हमको लगा करके दे दिया, अब कह रहा है कि ये एक आपके पास में मैंने आपको यहाँ से बल्ब दे दिया। अब बताओ, जो बल्ब यहाँ से लगाया हूँ, ये जो बल्ब यहाँ पर बच्चों हमारे पास में प्रतिरोध फेंक रहा है, इस बल्ब के तार जो लगा है वही प्रतिरोध का काम करेगा। इसमें 5 ओम का प्रतिरोध लगा है, तो इस प्रतिरोध को मैं कम और ज़्यादा नहीं कर सकता हूँ। या तो यहाँ पर ऐसे ऐसे मैं करके प्रतिरोध लगा दूँगा, ये 5 ओम का होगा। तो आप लोग हमेशा ये समझना कि जो टीचर ने बताया वो कौन सा प्रतिरोध होता है? फिक्स रजिस्टर होता है। कौन सा होगा? ये फिक्स रजिस्टर लगा होता है। अगर कहीं पर भी कोई उपकरण मैं बना देता हूँ, मैं बल्ब ही यहाँ पर लगा दिया, तो आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर लगा मिल जाए सेल, और ये इधर जा कर के जुड़ा रहे, और ऐसा आपको रजिस्टर यहाँ पर लगा मिल जाए, तो आप ये समझ लेना कि ये जो बल्ब है, दाबेंगे तो बल्ब ज़्यादा होगा, दाबेंगे तो बल्ब क्या होगा? कम होगा। घर में 100-150 रुपये वाली लाइट आया करती थी, वो बटन को 2-3 नंबर पर चलाते थे, लाइट कम और ज़्यादा होती थी। इसका मतलब वो किसका काम करता था? वो रजिस्टर का काम करता था। 1 नंबर पे स्लो, 2 नंबर पे तेज़, 3 नंबर पे तेज़, 4 नंबर पे और तेज़ होता था ना। तो ऐसा वो किसका काम करता है? वो रजिस्टेंस का काम करता है। वो चाहे रजिस्टर अगर बल्ब में लगा दें तो बल्ब भी आसानी से क्या काम करने लगेगा? फिक्स प्रतिरोध के बजाय वो हमारे पास में परिवर्तन सील हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास में वेरिएबल रजिस्टर होता है। क्या होगा? वेरिएबल। ए का हम लोग कहते हैं कि बदलने वाला प्रतिरोध। क्या बोल सकते हैं? बदलने वाला प्रतिरोध। ए का हम लोग क्या कहते हैं? स्थिर प्रतिरोध कहा जाता है। तो बच्चों ये तो हमारे पास में स्थिर प्रतिरोध हो गया। अब इतना बात समझ में आ रहा है। अब स्थिर प्रतिरोध और फिक्स प्रतिरोध आप लोगों ने दोनों चीज़ों को आसानी पूर्वक समझ लिया। अब हम लोग आगे देखते हैं कि सर और चीज़ें हमारे पास में क्या होकर के जाएंगी। ये प्रतिरोध आपके काम आएगा। इतना ध्यान देना कि आप लोगों से कहीं न कहीं ये सारी चीज़ें बच्चों इतना पूछ करके चलेगा। इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिखते हुए बैठना। वीडियो पढ़ाऊँ तो केवल आपका निगाह बोर्ड पर ही होनी चाहिए, ताकि अच्छे तरीके से आपको बच्चों ये चीज़ें समझ में आई जा सकें। चलिए अब हम लोग ये समझते हैं कि एक टॉपिक और छोटा सा हमारे पास में रह गया। अब एक अगला टॉपिक है कि सर चालक, अचालक और अर्धचालक हमारे पास में क्या होते हैं। ध्यान से देख करके चलना कि सर चालक, अचालक और अर्धचालक क्या होगा। तो बच्चों आपने कभी ये अपने घर में देखा होगा कि सर चालक, अचालक और अर्धचालक वाली जो बीमारियां होती हैं ये हमारे पास में क्या होगा। तो चालक का मतलब जिसमें धारा आसानी से चली जा सके, अचालक का मतलब जिसमें धारा आसानी से ना जाए। ठीक है, तो चलिए इतनी चीज़ें हम लोग समझ लेते हैं।
तीन चीज़ें हम लोगों को समझ करके चलनी है। सर चालक किसे कहते हैं? तो पहली बात ध्यान से देखना कि चालक पदार्थ, ध्यान से देख करके चलना बच्चों। यहाँ से एक टॉपिक आता है चालक पदार्थ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं कंडक्टर। कहीं पर आप लोगों को चालक पदार्थ मिल जाए तो ऐसा पदार्थ जिसमें धारा आसानी से चलती है उसे हम लोग कहते हैं चालक पदार्थ। जिसमें करंट चले उसे क्या कहेंगे? चालक। जिसमें करंट ना चले उसे क्या कहते हैं? अचालक कहते हैं। जिसमें करंट चल जाए वो हमारे पास में क्या कहलाता है साहब? जिसमें करंट चल जाएगा वो कहलाएगा चालक कहलाता है। हमने कहा बहुत अच्छी बात। इसका मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें धारा आसानी से चले, ध्यान से देख के चलना, क्या बोलेंगे? ऐसा पदार्थ जिसमें धारा आसानी से चल सके। तो इसका मतलब ऐसा पदार्थ जिसमें धारा आसानी से चल सके उसे हम लोग क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहा जाता है। मतलब जिसमें धारा आसानी से चले वो हमारे पास में क्या कहलाएगा साहब? वो चालक कहलाता है। ध्यान से समझना। जैसे हमने कहा ये बताओ चांदी में धारा चलती है कि नहीं? हमने कहा हाँ चांदी में चलती है। कॉपर के तार में धारा चलती है कि नहीं? चलती है। साहब एल्यूमिनियम में धारा चलती है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि एल्यूमिनियम में भी धारा चलती है। लोहा में साहेब धारा चलती है कि नहीं? हमने कहा हाँ लोहा में भी धारा चलती है। टंगस्टन में धारा चलती है कि नहीं? टंगस्टन इसमें भी साहब धारा चलती है। हमने कहा आदि जितनी चीज़ों का मैंने आपसे नाम लिया इन सब में धारा चलती है। और कहीं पर आप लोगों को ये कह दें अम्ल एक लिक्विड होता है इसके अंदर भी धारा चलती है। लवण होता है बच्चों उसके अंदर भी धारा चलती है। जल होता है, ध्यान से देखना, जल को अगर मैं कभी बताऊं तो आप लोग हमेशा ध्यान से देखना, आसुत जल में धारा नहीं चलती है। आसुत जल में धारा नहीं चलती है। अगर हम बात करेंगे बच्चों साधारण जल की तो हमेशा साधारण जल में धारा चलती है। अर्थात नॉर्मल जल लेते हैं उसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे तभी करंट चलेगा, नहीं तो करंट नहीं चलेगा। नंबर एक बात, सर अगर जल में करंट चलता है, जैसे नदी इस पार एक खंभा है और नदी उस पार दूसरा खंभा है, अगर खंभे का 11,000 वोल्टेज तार है, अगर वो पानी में गिर जाए तो क्या पूरी नदी में लाइट फैल जाएगी? पूरी नदी में करंट फैल जाएगा? आंसर है नहीं। अगर ऐसा होता तो रेल की पटरी भी लोहे की बनी होती है, स्टेनलेस स्टील होता है, वो स्टील में करंट चलेगा। अगर एक पटरी पर करंट आ जाए तो क्या पूरे विश्व में, पूरे भारत में जितनी रेलवे है सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है, पूरे भारत में करंट फैल जाना चाहिए? ऐसा नहीं होता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको प्रतिरोध की चीज़ बताई, प्रतिरोध की एक बात बताई थी। तो प्रतिरोध इतना हाई होता है कि वो पूरी नदी में या पूरे रेल की पटरी पर करंट को नहीं फैलने देता है, भल भी वो लोहे या स्टेनलेस स्टील या गंदे जल के मिल करके बने होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसके आसपास के एरिया को टच करेंगे तो इस तरीके से उड़ा देगा कि धुआं नहीं बचेगा आप लोगों का। समझ में आ रहा है ना? तो नज़दीक पे नहीं मारेगा, इस पार उस पार में करंट आपको नहीं मार देगा, उसके एरिया पर डिपेंड करता है। पूरी नदी और पूरी पटरी पर फैल जाए ऐसा संभव नहीं है। चलिए अब यहाँ से देखो, ऐसा पदार्थ जो करंट को आसानी से चलने देता है, जो धारा को आसानी से चलने दे, वो क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं भाई साहब। क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जिसमें इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने ये कहा, एक मैंने तुमको बना दिया, ये मैंने कहा ये ले लो, इसमें छोटे छोटे क्या हैं? परमाणु लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन एक परमाणु से निकलकर दूसरे परमाणु पे, एक परमाणु से निकलकर दूसरे परमाणु पे आसानी से जिसमें चला जाता है उसे क्या कहते हैं? चालक पदार्थ कहते हैं। और चालक पदार्थ में जो बच्चों धारा प्रवाहित होती है वो धारा बहुत ही आसानी से चलती है। इसमें धारा को कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता। क्यों नहीं करना पड़ता? क्योंकि चालक पदार्थ में परमाणु एकदम चिपका चिपका होता है, सटा होता है।
इसलिए इलेक्ट्रॉन यहाँ से कूद के इस पे गया, यहाँ से कूद के इस पे गया, यहाँ से कूद के इस पे गया, यहाँ से कूद के इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है। समझ में आ रही है आपको इतनी बात? तो चालक में धारा आसानी से क्यों चलती है? क्योंकि इसमें का जो परमाणु होता है एक दूसरे के से टच होता है, एक दूसरे से एकदम जुड़ा होता है। यह पास इलेक्ट्रॉन गच्च से हिमा गया, इसमें गया, इसमें गया, आसानी से इलेक्ट्रॉन चलते हैं। इसलिए चालक पदार्थ में धारा चलती है, इसलिए चांदी में धारा आसानी से चलती है, कॉपर में धारा आसानी से चलती है। समझ में आ रहा है? लेकिन करें किस तरह, हमको ये बताइए, हम लोगों से चालक का क्रम पूछता है कि सबसे ज़्यादा धारा किस में चलती है और सबसे कम धारा किस में चलती है। तो हमने कहा कभी भी एक नोट करके पॉइंट बना लेना, ये पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। सबसे ज़्यादा जो धारा चलती है बेस्ट तरीके से सुगमता पूर्वक वो चलेगी चांदी में, फिर चलेगी कॉपर में, फिर चलेगी एल्युमिनियम में और फिर चलेगी लोहा में। इतना आप लोग याद करके रखे रहना कि सर ये इसका क्या होगा, प्रकार होता है, ठीक है ना। इतना, ये सबसे ज़्यादा धारा किस में चलती है? चांदी में सबसे ज़्यादा धारा बेस्ट तरीके से चलती है, ये आपको समझना चाहिए। चलिए सर, इतनी बातें हम लोगों ने समझ लिया और आगे की बात अब समझते हैं कि और क्या होगा। हमने कहा हाँ बिल्कुल सही बात। अब हम लोग यहाँ से ये समझते हैं कि सर अचालक पदार्थ क्या होते हैं, ये किसे कहा जाता है कि अचालक पदार्थ क्या होते हैं। ध्यान से देखना, कई लोग इसी चालक को ही कहेंगे चालक पदार्थ, या तो इसी को कह देते हैं सुचालक पदार्थ। देखो, सुचालक, कुचालक, ये सारे शब्द ऊष्मा के लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसमें इसका कोई संबंध नहीं है। ऊष्मा पढ़ाऊंगा, थर्मोडायनेमिक 9 या 11 की चीज़ होती है, तो उसमें आप लोगों को ये चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर ऊष्मा को मत रिलेट करके चलना, ठीक है। चलिए, अब बच्चों एक पदार्थ हम लोगों को यहाँ से बच रहा है जिसे हम लोग कहते हैं कि अचालक, नंबर 2। और दूसरी टाइप हमारे पास में जा रही है, सर अचालक पदार्थ क्या होते हैं? इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन कंडक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे बच्चों? नॉन कंडक्टर बोला जाता है। चलिए, इसे नॉन कंडक्टर अगर हम लोग कहेंगे, ऐसा पदार्थ जिसमें धारा ना बहे। इसकी बच्चों परिभाषा ही है, क्या बोल करके चलेंगे? ऐसा पदार्थ जिसमें धारा ना चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल में क्या क्या होगा? हमने कहा कभी प्लास्टिक में धारा चलते देखा है क्या? कहें सर नहीं, कभी प्लास्टिक में धारा नहीं चल सकती। क्यों नहीं चलती है? वो कंडक्टर होता है। सूखी लकड़ियाँ में धारा चलती है? कहें सर नहीं, तो इसका मतलब सूखी लकड़ी। क्या बोल सकते हैं? सूखी लकड़ी। अगर कह रहे हैं कि कांच में धारा चलती है, नहीं। रबड़ में धारा चलती है, नहीं। तो ऐसी ऐसी चीज़ें, कागज में धारा चलती है, नहीं। तो ऐसे पदार्थ जिसमें धारा का प्रवाह ही ना हो, उसे क्या कहते हैं? अचालक पदार्थ कहा जाता है, नॉन कंडक्टर कहा जाता है। इस चैप्टर में आपको इसको पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अब आपको तीसरा यहाँ से जो दे देगा बच्चों, तीसरा टॉपिक हम लोग देखते हैं, इसे कहते हैं अर्ध चालक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसे अगर हम लोग देख के चलेंगे तो इसे यहाँ से क्या कहा जाएगा? सेमी कंडक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर। क्या होता है सेमी कंडक्टर? जैसे हमने कहा एक लड़का होता है, एक लड़की होते हैं, इन दोनों के एक बीच में होता है जिसे किन्नर कहा जाता है। ऐसा पदार्थ जो चालक की तरह भी व्यवहार करे, ऐसा पदार्थ जो अचालक की तरह भी व्यवहार करे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है सेमी कंडक्टर कहा जाता है। ऐसा पदार्थ जो चालक और अचालक दोनों की तरह व्यवहार करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेमी कंडक्टर कहते हैं। उसे अर्धचालक कहा जाता है। समझ में आ रहा है? हाँ सर, बिल्कुल आ रहा है। चलिए, अब हमने कहा कि जैसे ये पदार्थ चालक की तरह कब व्यवहार करते हैं, ये पदार्थ अचालक की तरह कब व्यवहार करते हैं। अगर इस पदार्थ को, ध्यान से देखना, इस पदार्थ को अगर गर्म कर देंगे,
अगर इस पदार्थ को गर्म करेंगे तो इसका मतलब ताप क्या करेगा, बढ़ेगा। ताप बढ़ेगा तो ये वाला किसकी भांति काम करने लगेगा, चालक की भांति काम करने लगेगा। दूसरा, अगर कह रहा है कि इस पदार्थ को अगर हम लोग क्या करेंगे, सामान्य कर देंगे, क्या करेंगे बच्चों, इस पदार्थ को सामान्य ताप पर रख देंगे, अर्थात इसका जो ताप होगा अगर वो ताप कम कर देंगे तो ये जो पदार्थ होगा अचालक की भांति व्यवहार करने लगेगा। तो इसका मतलब अगर इसको गर्म कर देते हैं तो ये चालक बन जाता है, ठंडा कर देते हैं तो ये अचालक बन जाता है। इसका मतलब गर्म और ठंडा कर देने पर ये अपने धारा को क्या करते हैं, बदल देते हैं। जैसे इसमें हमने कहा कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने कहा कि साहब सिलिकॉन होता है, क्या होता है, सिलिकॉन होता है। और दूसरा बच्चों हमने कहा कि इसमें क्या होता है, जर्मेनियम होता है, क्या होगा, जर्मेनियम होता है। ये जो दो चीज़ें होती हैं ये अर्धचालक कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, ये दोनों चीज़ें बच्चों अर्धचालक कहलाती हैं। तो चालक, अचालक और अर्धचालक, इतनी चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने कहा जिसमें धारा आसानी से चल जाए उसे कहते हैं चालक। चांदी, कापर, लोहा, सोना, चांदी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं। और ये हमारे पास में क्या होते हैं, अचालक। इसके पास में क्या होता है, ये है, धारा को चलने ही नहीं देगा। और ये वाला क्या होता है, इसके पास में धारा चलती भी है, नहीं भी चलती है। बात आएगी कि सर धारा क्यों चलने देता है ये चालक। हमने कहा कि इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इतना जान करके रखो, मुक्त इलेक्ट्रॉन कुछ होता है। इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ध्यान से देख के चलो, इसके पास में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसके पास में लिमिट इलेक्ट्रॉन होता है, लिमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है, क्या होता है, इसके पास में लिमिटेड इलेक्ट्रॉन होता है। इसलिए ये धारा को आसानी से चलने भी देता है, नहीं भी चलने देता है। तो ये इसके पास तो इलेक्ट्रॉन हुब्बे नहीं करता है, इसलिए ये नहीं चलने देता है। इसके पास होता है लेकिन लिमिट में होता है। इसके पास में एकदम इफराद इलेक्ट्रॉन होता है, समझ में, जितना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन हमसे ले जाओ, लेकिन धारा को क्या करो, चलाओ। तो बच्चों आज ये हमारे पास में ये टॉपिक हमारे पास में ख़त्म हुआ। और हम अब ये पढ़ेंगे आगे कि हमारे पास में जो प्रतिरोध हमारे पास में होते हैं, प्रतिरोध किन किन कारकों पर बच्चों निर्भर करते हैं, इसको हम लोग बेस्ट तरीके से नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, नमस्कार। अपना प्यार दुलार बना करके रखें। इसी के साथ जय भारत।